बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन अंडर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। यानी कि अगर किसी वर्कमैन या किसी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग सर्विस और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स या वर्किंग इन्वायरमेंट में कोई इंजरी काज हो जाती है तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉयर जो है उसने किस तरह से कंपनसेशन पे करनी और कितनी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रेलिवेंट प्रोविजन की। सेक्शन 3 एंड 4, 3 में इंक्रीज़ के बारे में बताया गया है और 4 में कंपनसेशन के बारे में बताया गया है कि उसने कैसे पे करनी है। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन अंडर सेक्शन 3, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जब उसने जो है वो कंपनसेशन पे करनी है। काजिंग ऑफ पर्सनल इंजरी, देयर मस्ट बी सम पर्सनल injury caused to the workman as occupational disease shall also deemed to be an injury if it is specified either in part A of schedule 3 or part B of schedule 3। जो शेड्यूल 3 है इसमें डिज़ीज़ के बारे में इन डिटेल बताया गया है कि कौन सी डिज़ीज़ को जो है वो डिज़ीज़ किस तरह की किस कैटेगरी की कंसिडर की जाएगी। टू द वर्कमैन यानी कि जो एम्प्लॉय है उसी को वो जो इंजरी है वो उसी को हो। सबसे पहली बात तो ये है कि उसको पर्सनल इंजरी हो, कोई भी डिज़ीज़ जो शेड्यूल में दी गई है, शेड्यूल 3 पार्ट ए या पार्ट बी में, उनमें से कोई एक हो। लाइक उसमें वो बताया गया है कि जो अगर कोई पर्सन है किसी ऐसे एरिया में काम कर रहा है जहाँ पे उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, रेडिएशन से एक्सपोजर है, कोई कंप्रेस एयर है वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ का कोई एक्सपोजर, उससे कोई इंजरी हो जाती है, या वैसे उसकी कोई जो है कोई कहीं कहीं ऐसा काम कर रहा है जहाँ पे उसका कोई हाथ या पाँव या कुछ इस तरह से कोई अंगूठा कुछ भी कह लें वो कट जाता है, वो डिसेबल हो जाता है। डिपेंड करता है कि वो जो डिसेबलमेंट है वो जो पार्शियल है, टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है, तो वो हम आगे जाकर डिटेल से बात करेंगे। तो हमारा सेकंड जो इसका एसेंशियल है कि वर्कमैन को ही हो, जो बंदा है जो कंपनसेशन एक्ट के अंदर वर्कमैन की डेफिनेशन है उसके को पूरा कर रहा है और किसी भी जो है इस्टेब्लिशमेंट में वो एज ए वर्कर काम कर रहा है उसको हो। नंबर 3 है इंजरी बाय एक्सीडेंट, यानी कि वो कोई काम कर रहा है उससे उसको कोई जो है ना इंजरी हो जाती है, आइदर वो एक एक्सीडेंट है या फिर वो सीरीज एक्सीडेंट है तो उससे उसको इंजरी काज हो जाती है, तो तब वो जो है उसके पास राइट है कि वो अब कंपनसेशन के लिए क्लेम कर दे। अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो जो उसकी एम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से हो। द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान हो, ऐसे नहीं कि बंदा जॉब से रिटायर हो गया तो फिर वो कंपनसेशन जो है क्लेम कर रहा है कि जी मुझे कोई डिसेबलमेंट होगी। नो, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी, अब किन किन सूरतों में जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं है कि वो कंपनसेशन पे करे। इंजरी नॉट एक्सीडिंग 4 डेज पीरियड, एक पर्सन उसे कोई इंजरी हो जाती है छोटी मोटी, 4 दिन में वो हील हो जाता है तो उसको उसके लिए वो कंपनसेशन पे नहीं करेगा। इंजरी नॉट रिजल्टेड डेथ एंड एक्टिविटी टू द वर्क, अब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है लेकिन उसमें उसका जो है एम्प्लॉय उसके काम का या उसके इस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं, यानी कि उसको काम करते हुए कोई इंजरी नहीं होती बल्कि उसको इंजरी होती है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, वो ड्रग है, वो एडिक्शन लेता है, उसने ड्रिंक किया है और कोई ऐसा है कि वो कोई हैवी वेट उठाता है और उसने ड्रिंक भी किया और उसके ऊपर गिरता है तो उसकी डेथ काज हो जाती है, तो ये उसमें एम्प्लॉयर जो है वो लायबल नहीं होगा क्योंकि उसमें नेग्लिजेंसी है वर्कमैन की, एम्प्लॉय की। विलफुल डिसओबीडियंस, अब वो अपनी मर्ज़ी से जो रूल्स हैं कि कोई काम करने की, जैसे जैसे ऐसे एक काम है जहाँ पे काफ़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, अगर वर्क में उनको फॉलो नहीं करता, उसको उनको इग्नोर कर देता है तो फिर भी जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं है कि वो कंपनसेशन पे करे। विलफुल रिमूवल ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वर्कमैन ने काम करना है तो वहाँ पे स्पेशल उसने कोई ड्रेस पहन के जाना है या कोई प्रिकॉशनरी मेयर अडॉप्ट करनी है लेकिन वो उसको अवॉइड करता है तो उससे कोई उसको इंजरी या कुछ और मसला हो जाता है तो उस सूरत में भी जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं है कि वो कंपनसेशन पे करे। अब फर्ज करें ड्यूरिंग जो है एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन जो है या एम्प्लॉय जो है उससे इंजरी काज हो जाती है तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं। नंबर 1 है फाइलिंग ए सूट, सिविल सूट वो फाइल कर सकता है सिविल कोर्ट में जाके कंपनसेशन के लिए, या फिर प्रोसीड अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, या फिर जो है उसके पास है कि वो कंपनसेशन एक्ट के अंडर जो है
वो कमिश्नर के पास जाके केस फाइल करे तो उसको जो है वो उसकी रेमेडी मिल सकती है, या फिर दोनों में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर में कोई एग्रीमेंट हो जाता है, खुद से वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो एम्प्लॉयर जो है वो इतनी अमाउंट पे करेगा एम्प्लॉय को, तो फिर भी ये जो है ना केस रिजॉल्व हो सकता है। अगर इनमें से फ़र्ज़ करिए अगर एक एम्प्लॉई है उसने एक सिविल सूट फाइल कर दिया है सिविल कोर्ट में, तो उसके बाद उसके पास ये रेमेडी नहीं है कि उसको केस को ख़त्म करके और वो कंपनसेशन एक्ट के अंडर जो है वो कंपनसेशन क्लेम करे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 4 क्या है, कि इस केस में कितनी जो है वो कंपनसेशन मिल सकती है। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, सेकंड कॉलम ऑफ शेड्यूल 4, इसकी अमाउंट सेकंड कॉलम में है शेड्यूल 4 के, विच इज़ द 4 लाख। अगर एक पर्सन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल एड्स हैं उनको 4 लाख जो है एज ए कंपनसेशन पे किया जाएगा। वे टोटल डिसेबलमेंट ऑफ परमानेंट नेचर रिजल्ट्स, अगर उसकी जो है परमानेंट जो है डिसेबलमेंट हो जाती है, जैसे फ़र्ज़ करें उसकी लेग कट जाती है या उसका बाजू कट जाता है, जो कि परमानेंट है, डेफिनेटली किसी वजह से उसका बाजू कट गया है, तो परमानेंट डिसेबलमेंट उसके लिए वो हो जाएगी। तो उसका जो है वो भी सेम होगा, मैक्सिमम जो है वो 4 लाख होगा, और ये दिया गया है कॉलम 3 ऑफ शेड्यूल 4 में। वेयर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट रिजल्ट्स, पार्शियल मीन के जो है थोड़ा होता है, टोटल नहीं होता। वेयर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 में 1 बाय 1 सारी जो है ना डिसेबलमेंट के बारे में लिखा है, ईयर के बारे में, नोज़ के बारे में, थंब के बारे में, फिंगर, टोज, इवन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो शेड्यूल 1 में दिया गया है। अगर उनमें से किसी एक की भी इंजरी हो जाती है तो जो है ना उसका एग्रीगेट जो है वो किया जाएगा, अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इसके इस जो है ऑर्गन के कट जाने से उसको कितना नुकसान हो रहा है। फ़र्ज़ करें अगर एक पर्सन का एक थंब कट गया, ठीक है, अब उसको 30% जो टोटल कंपनसेशन इन द केस ऑफ डेथ या परमानेंट डिसेबलमेंट की सूरत में दी जाएगी, उसका 30% उसको पे किया जाएगा। इंजरी नॉट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, अगर फ़र्ज़ करें कोई इंजरी है वो शेड्यूल 1 में नहीं दी गई, तो जो उसका भी कंपनसेशन है उसको भी प्रोपोर्शनेट होगा उसका जो भी उसका ऑर्गन लॉस हुआ है, या फिर ये डिपेंड करता है कमिश्नर पे इंडिपेंडेंटली, वो जो है वो उसका जो है वो अंदाज़ा लगा के जो कंपनसेशन है वो उसके लिए ऑर्डर्स कर सकता है। वेयर मोर देन 1 इंजरीज कास्ट, अगर फ़र्ज़ करें कि उसका हाथ भी कट गया है, उसका साथ पाँव कट गया है, या कुछ और मसला है एक से ज़्यादा, या फ़र्ज़ करें उसकी आई साइड पे भी इफेक्ट हो गया है, वो वीक हो गई है, या हेयरिंग लॉस हो गया है, साथ में कुछ और भी इंजरीज़ हैं, तो उस सूरत में उसको एग्रीगेट करके दोनों इंजरीज़ का मिला के कंपनसेशन को वो उसको पे किया जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये टोटल जो डिसेबलमेंट है या फिर डेथ कंपनसेशन उससे एक्सीड नहीं कर सकता, जो कि 4 लाख है। पे टेम्परेरी डिसेबलमेंट रिज़ल्ट, अगर एक पर्सन है उसको टेम्परेरी कोई डिसेबलमेंट हो गई, या फ़र्ज़ करें लाइक उसको किसी भी तरह से वो फॉर द टाइम बिंग काम करने के काबिल नहीं रहा, तो उस सूरत में जो उसका हाफ मंथली वेजेस है ना, जैसे फ़र्ज़ करें एक बंदा है वो 20,000 सैलरी ले रहा है मंथली, तो उसका 50% यानी कि हाफ जो होगा उसको मंथली पे किया जाएगा जब तक वो बीमार है, या फिर 1 साल के लिए। इन केस ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीज़, अगर किसी को क्रॉनिक लंग डिजीज़ हो जाती है, 1/3 ऑफ द मंथली वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसेबलमेंट आर फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यहाँ तो उसको जब तक फ़र्ज़ करें 2 साल 3 साल 4 साल में उसकी डिजीज़ ठीक हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको 5 साल के लिए 1/3 जो है ना उसकी सैलरी का या मंथली वेजेस का उसको पे किया जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कंपनसेशन के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेबर लॉज में जो है ये ऑलमोस्ट हर साल पेपर में आया होता है, तो इसलिए आप इसको ज़रा केयरफुली रीड कीजिएगा, लेक्चर सुनिएगा, और प्लीज़ साथ बेरेक्ट को ज़रूर कंसल्ट किया करें। अगर कहीं शेड्यूल के बारे में कहा गया तो आप शेड्यूल को भी ज़रूर देखें, इससे आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी और लेक्चर के लिए टॉपिक के साथ लेके मैं आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।